अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk and welcome to बायोलॉजी लेक्चर आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड। उम्मीद है आप लोगों ने बायोलॉजी के लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा और पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की होगी। शुक्र मनाया होगा कि बायो वाले सर से जान छूट गई। बच्चों ऐसे ही है ना। तो अब ये शुक्र की घड़ियाँ ख़त्म हुई, अब दोबारा से हम लोग जो है ना वो अपनी रूटीन पे आ गए हैं और हमारे 3 चैप्टर्स बाकी हैं। बस इंशाल्लाह वो हम ख़त्म करके इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, फिर आपकी मौजें हैं। तो हाउ वाज द वीकेंड स्टूडेंट्स, कैसा रहा? अच्छा ही रहा होगा। जिन बच्चों ने इस्लाम के इंतमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करते हैं फिर हैं। नाइस वीकेंड, बहुत लंबा सर नहीं पड़ा था छुट्टियों में, फारिग माशाल्लाह। जो उम्मीद थी वही हुआ। आज हम स्टार्ट करते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो एग सेल्स पैदा होते हैं, ओजेनेसिस, उसके पीछे क्या साइंस है वो सारा आज जो है ना इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है ना वो ध्यान से पूरी यकसोई के साथ लेक्चर सुनने का एहतमाम करेंगे। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एग्स की जो प्रोडक्शन है वो सबसे क्रिटिकल है, सबसे क्रूशियल फेज है। तो पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एग्स के अंदर किस तरह से एग की प्रोडक्शन कहाँ होती है और कैसे होती है। बच्चों, फीमेल के अंदर ना 2 ओवरीज होती है। ठीक है, ये मैं कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लें आप खुद ही। 2 पेयर्स, सॉरी, एक पेयर होता है ओवरी का, यानी एक राइट ओवरी एंड एक लेफ्ट ओवरी। ये ओवरीज एक लिगामेंट के जरिए, जोड़ के जरिए टिश्यू के साथ, बॉडी के टिश्यू के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जुड़ी हुई है, ठीक है, इस टिश्यू के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं। दोनों सॉलिड होती हैं, ओवाइड होती हैं, ठीक है। और ये लिगामेंट्स के जरिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके साथ अटैच होती हैं। ओवरीज के बाद ये ओवरी है, ठीक है, ये भी क्या बच्चों, ओवरी। ये लिगामेंट है। लिगामेंट आपको पता है जोड़ को कहते हैं। ये वो टिश्यू होता है कनेक्टिव जो इसको कनेक्ट करता है एब्डोमिनल कैविटी की वॉल के साथ, ये समझ लें। इधर से बच्चों पे स्टार्ट होती है फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। दोनों ओवरी से एक एक फैलोपियन ट्यूब जो है ना वो क्या होगी, अराइज होगी। ठीक है, एक एक फैलोपियन ट्यूब दोनों ओवरी से अराइज होती है। ये वो डक्ट सिस्टम है, नालियों का सिस्टम है, जिसने एग को ट्रांसफर करना होता है। ओवरी के अंदर एग पैदा हो जाता है और पैदा होने के बाद वो इन नालियों के जरिए ट्रांसफर होता है। इन दोनों ने एक कंबाइंड ऑर्गन में खुलना होता है जिसको हम यूट्रस कहते हैं। ये बच्चों कंबाइंड यूट्रस है, इसको हमने कह दिया ओविडक्ट। ये बच्चों क्या, ओविडक्ट है, उसकी भी ओविडक्ट है और इसकी भी ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट है। उसके बाद स्टार्ट होती है यूट्रस। यूट्रस की जो बॉडी होती है ना बच्चों, वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है, 3 पार्ट्स पर। वो हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे आज। यूट्रस की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है, 3 पार्ट्स पे। एक उसका अपर पार्ट होता है छत वाला, और एक दरमियान वाला पार्ट होता है जिसको वॉल भी कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं, और एक उसका आखिरी पार्ट होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से होगा। ये बच्चों आपको समझा दिया, ये यूट्रस है, दिस इज द यूट्रस। ये पूरा पार्ट जो है ना ये वाला यूट्रस का है। यूट्रस का जो टॉप वाला हिस्सा होता है, टॉप वाला छत जो होती है ना यूट्रस की छत, उसको फंडस कहते हैं।
जो बॉडी पूरी जो यूट्रस का जो मेन पोर्शन होता है, उस मेन पोर्शन को बॉडी ऑफ द यूट्रस कहते हैं। बॉडी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों, वो वॉल है। दिस इज द वॉल ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की वॉल है। ये बॉडी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और ये मार्कर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं खराब से, ये ठीक है। तो यूट्रस के एंड पे बच्चों एक सुराख होता है, ये वाला सुराख। इस सुराख को सर्विक्स कहते हैं। ये ओपनिंग होती है जिससे यूट्रस से जो इम्प्लांट हुआ नया ऑर्गेनिज्म होता है वो डिलीवरी की तरफ, बर्थ की तरफ जाता है। सो ये सुराख है। इसकी जो वॉल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल समझने के लिए मैं इतना सा हिस्सा जो है ना वो बाहर आपको HD में दिखा देता हूँ। इतना सा हिस्सा जो हम HD में देखते हैं तो इसकी 3 वॉल्स हैं, ठीक है। ये अंदर वाली लेयर है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबको पता है, अंदर वाली लेयर को एंडो कहते हैं। फिर बाहर मिडल लेयर आती है, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। मायो का मतलब आपने पढ़ा हुआ दरमियानी होता है। फिर ये बाहर वाली लेयर आती है सबसे एंड पे। हर वॉल में इस तरह 3 पार्ट है, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो ये यूट्रस की वॉल का स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब MCQ आपने याद ये करना है कि जो मसल्स होते हैं यूट्रस के, स्मूथ मसल्स, वो इनमें से कौन सी लेयर्स में होते हैं। हाँ जी, आप लोगों से ही MCQs में पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है। जो भी आप ऑर्गन्स पढ़ते हैं अगर उनमें मसल्स हैं तो वो कहाँ होते हैं, मैंने आपको हिंट दिया हुआ है। हाँ जी बच्चों, यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स मैंने आपको बड़ी करके HD में दिखाई। अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ये वाली दरमियान वाली मायोमेट्रियम और बाहर वाली पेरीमेट्रियम। हाँ जी, मसल्स कहाँ पर होते हैं आमतौर पर, दिल में भी आपको मैंने समझाया था। मसल्स बच्चों शाबाश मायोमेट्रियम। दरमियान वाली लेयर के अंदर बच्चों क्या होंगे, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। ये बात आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है पहले, ठीक है। ये आउटर मोस्ट है पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है ये दरमियानी लेयर है, मस्कुलर है। और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है। एक और MCQ आएगा कि जो एम्ब्रियो होता है वो कौन सी लेयर पे ट्रांसप्लांट होता है। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कह रहा हूँ, एम्ब्रियो इम्प्लांट कहाँ पर होता है। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन बच्चों इनमें से किस लेयर पे होती। ये जो एम्ब्रियो बनेगा ना यहाँ पे यूट्रस की बॉडी के अंदर बनकर आएगा, यहाँ पे पीछे से बनकर आएगा, तो वो बच्चों बताओ इनमें से कौन सी वॉल के साथ इम्प्लांट होगा। शाबाश, अंदर वाली लेयर के साथ वो इम्प्लांट होगा। सो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ओवरी में एग बनेंगे, ओविडक्ट में उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद एम्ब्रियो लुढ़कता हुआ यूट्रस में आके अटैच हो जाएगा वॉल के साथ, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। डेवलपमेंट गेस्टेशन कहलाती है। उसके बाद उसकी बर्थ हो जाएगी सर्विक्स के जरिए। वो पहले वजाना में आएगा, जो लास्ट पार्ट है ये वजाना होता है जिसकी ओपनिंग बाहर की तरफ होती है, फिर उसकी बर्थ हो जाएगी। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर था हमारा, इतना लंबा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जस्ट जो है ना इस हिस्से को देखना है कि इसके अंदर रेगुलेशन कैसे होती है। तो पहले एग की डेवलपमेंट को देख लेते हैं, एग कैसे डेवलप होता है। उसके बाद आपको मैं आगे, एग डेवलप होना है ओवरी के अंदर। एग डेवलप होना है ओवरी के अंदर, ये ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी को अगर मैं बड़ा करके बताऊं, दिस इज द ओवरी। बच्चों ये अगर ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एग डेवलप होते हैं। लेकिन एग डेवलप कहाँ पर होते हैं, जिस तरह आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़े थे टेस्टिस में, ओवरी में उस तरह की बच्चों ट्यूब्यूल्स नहीं होती। ओवरी में बस क्या होता है, कुछ फॉलिकल्स पड़े हुए होते हैं जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। इस तरह ओवरी के अंदर काफी ज्यादा गुब्बारों की शक्ल के थैले पड़े हुए होते हैं, ये सब फॉलिकल्स हैं।
ये सब क्या है जी, फॉलिकल्स हैं। हर फॉलिकल के अंदर एक एग पड़ा हुआ है। दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है, अगर आपसे पूछ ले फॉलिकल क्या होता है, फॉलिकल की एक बेहतरीन एग्जांपल है फुटबॉल। फुटबॉल के जो बॉक्स होते हैं, फुटबॉल के जो बैक्स, मायोमेट्रियम आउटर होती, बीच वाली बेटे, बीच वाली, सही कर लें अगर आपकी बुक में गलत है। ये बच्चों एक फुटबॉल की तरह ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में एक एग सेल पड़ा हुआ होता है, लेकिन ये एग सेल बच्चों मुकम्मल डेवलप नहीं हुआ होता। ये जिस वक्त पैदाइश नहीं हुई होती फीमेल की, ये उस वक्त का ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस वक्त का ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये डेवलपमेंट ऑफ एग बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। ये सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये भी प्राइमरी, ये सब प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। इनके अंदर एग सेल पड़ा हुआ है जो अभी एग बना नहीं है। ठीक है, एग की डेवलपमेंट कैसे होगी फॉलिकल्स के अंदर। सो फॉलिकल को मैंने क्या बताया आपको बच्चों, फॉलिकल्स इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, बैलून है ये, एक गुब्बारा है, सेल्स का बना हुआ फुटबॉल है जिसके अंदर एग पड़ा हुआ है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ, एग। अब हम एग के अंदर चेक करते हैं किस तरह से डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। ठीक है, जिस वक्त फॉलिकल ये बन रहा था ना, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त सबसे पहले जो ओवरी के सेल्स थे उन्होंने ओगोनिया बनाया। सबसे पहले ओवरी के जो सेल्स होते हैं वो ओगोनिया बना देते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग पोजीशन पे लिखते हैं। ये ओगोनिया, ये बच्चों 2N होते हैं। ये ओगोनिया के जो सेल्स होते हैं ये फॉलिकल के अंदर बंद हो जाते हैं। ओगोनिया के सेल्स के अंदर बच्चों माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के नतीजे में प्राइमरी ओसाइट पैदा होते हैं। प्राइमरी ओसाइट ये भी 2N होते हैं बिकॉज ये माइटोसिस से पैदा हुए हैं। इस वक्त फॉलिकल अभी प्राइमरी फॉलिकल भी नहीं बना, ये फॉलिकल है, इसके साथ ही मैं लिख देता हूं जिस वक्त, हाँ ठीक है, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है जो अभी तक प्राइमरी फॉलिकल नहीं बना। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इस फॉलिकल के अंदर एग सेल डेवलप होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है अभी। ये प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट सिर्फ मेटाफेज तक जाके अरेस्ट, प्रोफेज पे जाके अरेस्ट हो जाता है। ये यहां पे अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, बिकॉज इसकी मियोसिस शुरू हुई थी ताकि ये एग सेल बना सके, लेकिन ये तो अरेस्ट ही हो गया, ये तो अरेस्ट ही हो गया, फॉलिकल के अंदर अरेस्ट हो गया। जब ये फॉलिकल के अंदर अरेस्ट हो जाता है तो इसको बच्चों हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, बल्कि अभी भी ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही है। जितने भी एग सेल्स बनने होते हैं ना वो इस तरह से बन जाते हैं और फीमेल पैदा हो जाती है। लाख, सम कुछ बुक्स में 10 लाख लिखा होता है। सो ये लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स फीमेल की पैदाइश से पहले ही उसकी ओवरी में पड़े हुए होते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस, ग्रुप ऑफ सराउंडिंग द एग ऑर्गन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूज भी करेगी। अभी फीमेल खुद पैदा नहीं हुई लेकिन उसके अंदर जो एग सेल थे, लिमिटेड नंबर ऑफ एग सेल वो रख दिए गए, और वो एग सेल्स किस फॉर्म में है, प्राइमरी ओसाइट की फॉर्म में है जो कि 2N है, और इसकी मियोसिस रुक चुकी हुई है, अरेस्ट हो चुकी हुई है, स्टॉप हो चुकी हुई है एट प्रोफेज 1। ये अरेस्ट नंबर 1 है। अब ये फीमेल पैदा हो गई है, अब ये फीमेल बड़ी होने लगेगी, और जब इसकी प्यूबर्टी का टाइम आएगा, ठीक है, चाइल्डहुड, जब इसकी चाइल्डहुड जो है ना ये खत्म हो जाएगा, अब इसके प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर डेवलपमेंट दोबारा स्टार्ट होगी, दोबारा कंटिन्यू होगी। कहां से कंटिन्यू होगी, ये आपसे क्वेश्चन है। 10 लाख
कुछ बुक्स में 10 मिलियन लिखा होता है, सो वो आपकी बुक में नहीं वैल्यू, तो उस पर नहीं मैं जा रहा। बस आप ये बताएं, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, चाइल्डहुड जब उसका ख़त्म हो जाएगा फीमेल का, तो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगी? इधर से। इधर से तो शुरू होनी नहीं बनती, कहाँ से होगी बच्चों? शाबाश, प्रोफेज 1 से कंटिन्यू होगी, प्रोफेज 1 से आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो प्रोफेज 1 से आगे जब कंटिन्यू होगी, तो ये प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 को कंप्लीट करके, अब ये प्राइमरी ओसाइट जो था ना वो डेवलप होने लगा, और इसका जो फोलिकल था उसको अब हम प्राइमरी फोलिकल कहेंगे। प्राइमरी फोलिकल, प्यूबर्टी के बाद यही फोलिकल प्राइमरी फोलिकल कहलाएगा। प्राइमरी ओसाइट के अंदर मियोसिस 1 हो जाएगी कंप्लीट। मियोसिस 1 के नतीजे में आपको पता है ना, 2 सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं, तो यहां भी 2 सेल्स बनेंगे। एक को हम सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, जो कि फोलिकल के अंदर ही डेवलप हो रहा है, और दूसरी को हम पोलर बॉडी कहेंगे। ये दोनों 1n होंगे। ठीक है, आप सबको पता है मियोसिस 1 के नतीजे में क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाते हैं, सो हाफ हो जाएंगे यहां पर भी। प्राइमरी फोलिकल कैसा हो जाएगा? प्राइमरी फोलिकल अब ग्रोइंग फोलिकल में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर बच्चों देखो, एक एग सेल और एक पोलर बॉडी बन चुकी है। नाउ दिस फोलिकल इज ग्रोइंग फोलिकल। यह फोलिकल ग्रो होता चला जा रहा है। इसके ग्रो होने के बाद जब ये सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा, तो ये मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब इसको मैच्योर फोलिकल लिख देता हूँ। मैच्योर फोलिकल के अंदर क्या मौजूद होगा? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे दोबारा से अरेस्ट हो जाएगा। मजे की बात, अब मियोसिस 2 में अरेस्ट होगा। ये मियोसिस 2 में इसकी अरेस्टेशन, मियोसिस 2 में इसकी अरेस्टेशन अब मेटाफेज पे जाके होगी। मेटाफेज 2 पे जाके ये दोबारा अरेस्ट हो जाएगा। ये वाला अरेस्ट आपकी बुक में मेंशन्ड है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं, ये तंग कर रहा है। अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, ये बच्चों सेकंड अरेस्ट है। इसका मतलब जब फोलिकल मैच्योर होता है ना, तो उसके अंदर एग सेल फाइनली सेकेंडरी ओसाइट की मेटाफेज 2 तक जा पाता है, एग नहीं बन पाता फाइनली। इसका मतलब बचपन में कहानियां डालते रहे हैं कि एग बन जाता है, बेटे एग नहीं बनता। ठीक है, प्यूबर्टी को सेक्सुअल मैच्योरिटी जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई, बल्कि कमेंट करें कि मैच्योर फोलिकल में एग डेवलपमेंट सेकेंडरी ओसाइट की मेटाफेज 2 तक हो सकती है। बस काफी लंबा हो गया, चले आसान करता हूं। मैच्योर फोलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट की मेटाफेज 2 तक डेवलपमेंट होती है, बस फिर रुक जाती है। अरेस्ट मीन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। हाँ जी बोले, मैच्योर फोलिकल में सेकेंडरी ओसाइट की डेवलपमेंट मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाती है। सेकंड टाइम अरेस्ट, सेकंड टाइम अरेस्ट। अब इसकी फर्दर डेवलपमेंट एक ही सूरत में पॉसिबल है कि ये एग बन जाए, और एग ये तभी बनेगा जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, जब स्पर्म इसके साथ आके मिलेगा। अगर फर्टिलाइजेशन होती है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, तो बल्कि मुझे यहां पे लिख देना चाहिए, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन, तो ये मेटाफेज 2 से आगे जाएगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और साथ में एग बना। लेकिन ये एग एक्चुअली स्पर्म से मिला हुआ एग होगा, जो कि ज़ायगोट बना देगा। और मैच्योर फोलिकल किसको रिलीज करेगा? फिर मैच्योर फोलिकल किसको रिलीज करेगा? एग को। चलें ये आपसे एमसीक्यू पूछते हैं कि मैच्योर फोलिकल अपने अंदर से एग को रिलीज कर देगा, जिसको ओवुलेशन कहते हैं। मैच्योर फोलिकल रिलीजेस व्हाट?
अल्फा प्राइमरी ओसाइट को रिलीज करेगा, या ये बीटा रिलीज करेगा एग सेल को, या ये रिलीज करेगा सेकेंडरी ओसाइट को, या ये रिलीज करेगा डेल्टा में ओगोनियम को। हाँ जी बच्चों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आपके लिए आगे समझना आसान है। मैच्योर फॉलिकल ने अपने अंदर एग की डेवलपमेंट करके एग को रिलीज कर दिया, एग रिलीज हो गया बच्चों, ये ओवुलेशन कहलाता है प्रोसेस। लेकिन मुझे ये बताएं, ये ओवुलेशन किसकी होगी? एग सेल की होगी? गलत, सबका जवाब गलत। फॉलिकल के अंदर मैंने बताया सिर्फ सेकेंडरी ओसाइट बनता है, सेकेंडरी ओसाइट बनता है, तो वो रिलीज भी सेकेंडरी ओसाइट को ही करता है। एग के अंदर उसकी मुकम्मल डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद ही होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। इसका मतलब स्पर्म के साथ, इसका एक और एमसीक्यू बना ले, फर्टिलाइज विद स्पर्म, विच सेल फर्टिलाइज विद स्पर्म। आप सब बगैर देखे कहेंगे एग सेल फर्टिलाइजेस विद द स्पर्म, गलत। एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता, सेकेंडरी ओसाइट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट एग सेल में कन्वर्ट हुआ ही नहीं था, वो तो मेटाफेज 2 पे जाके रुक गया था। सो एग सेल की फर्टिलाइजेशन थोड़ी हुई, मेटाफेज 2 के बाद तो उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है, उसके बाद वो स्पर्म के साथ मिला है। तो एग सेल की डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपकी बैटरी भी चेंज करवा देते हैं बेटे। अभी आपको मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊंगा तो ये सारा दोबारा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलें, ये जो आपका ये जो मियोसिस 2 थी ना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होगी। इसकी सेकंड पोलर बॉडी बनेगी 1n, ये फर्स्ट पोलर बॉडी 1n। कुछ बुक्स के मुताबिक पोलर बॉडी मर जाती है, कुछ बुक के मुताबिक पोलर बॉडी भी मियोसिस 2 कंप्लीट करके जो है ना ये 2 मजीद पोलर बॉडीज बनाती हैं। सो हमने यही देखना कि ये मर जाती हैं दोनों। ये बने क्यों? सिर्फ क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ करने के लिए बनती हैं, और इसका कोई बड़ा काम नहीं होता, ठीक है बेटे? ये क्या फिजिक्स के टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट कर दिया? आपको मेरे रूल्स का नहीं पता? बंद करें ये डिस्कशन, बंद करें। ले अब मैं आपको कंप्लीट साइकिल समझाने लगा हूं प्यूबर्टी के बाद, हार्मोनल कंट्रोल के जरिए आपको ये सारा दोबारा समझ आ जाएगा। ले स्टूडेंट्स, मैं एक आपके सामने ओवरी ड्रॉ कर रहा हूं। आपने देखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर किस तरह से चेंजेस आती हैं। बच्चों ये 2 हिस्सों पे डिवाइड होता है। एक इन्वॉल्व होता है यूट्रस, उसको हम यूट्राइन साइकिल कहते हैं, और दूसरी चीज इसमें इन्वॉल्व होती है ओवरी। ओवरी को बच्चों ओवरियन साइकिल कहते हैं। तो दोनों के अंदर चेंजेस आती हैं। कौन कौन सी आती हैं वो भी आपको मैं डिस्कस करवाता हूँ। सपोज बच्चों ये एक ओवरी है बड़ी सारी, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है? ये एक बड़ी सी ओवरी है, एचडी में आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये ओवरी है, ठीक है? अब मैं सारे फॉलिकल्स डेवलप नहीं करवा रहा, ठीक है? साइड पे मैं लिखता चला जाऊंगा। सबसे पहले क्या आएगा? दोनों साइकिल्स एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है? ले, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर किस वक्त क्या पड़ा हुआ है? इसके अंदर लाखों प्राइमरी फॉलिकल्स पड़े हुए हैं। ये बात तो नोट कर लें। हर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या मौजूद है? ओगोनिया मौजूद है, ओसाइट मौजूद है, प्राइमरी ओसाइट मौजूद है, या सेकेंडरी ओसाइट मौजूद है। ये जितने भी यहाँ प्राइमरी फॉलिकल पड़े हुए हैं, गुब्बारे से थैलियां सी पड़ी हुई हैं, उनके अंदर इनमें से कौन सा सेल मौजूद है? बताएंगे? हरी अप, जल्दी बताएं ताकि मैं ये स्टार्ट करूं। शाबाश, प्राइमरी ओसाइट मौजूद है। अब प्राइमरी ओसाइट कहां पे अड़ा हुआ? प्रोफेज 1 पे। इसकी फर्दर डेवलपमेंट हम अभी कंटिन्यू करने जो है वो लगा हूं, जो कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है जब साइकिल्स
फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, तब ये प्राइमरी ओसाइट फर्दर डेवलपमेंट करना शुरू करता है। तो प्राइमरी ओसाइट कितनी तादाद में है? लाखों की तादाद में है। सबसे पहले एक हार्मोन आता है जिसका नाम है, ये सारा हार्मोनल कंट्रोल आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले हार्मोन आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है ओवरी के अंदर मौजूद काफी सारे फॉलिकल्स को, सेवरल फॉलिकल्स। ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, और आने के बाद ये ओवरी के अंदर मौजूद जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। तो जब ये स्टिमुलेशन स्टार्ट होती है तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जब पकते हैं, ये देखें, ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसके अंदर एक प्राइमरी ओसाइट पड़ा हुआ है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल बच्चों ग्रोइंग फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ये सेकंड वन इज द ग्रोइंग फॉलिकल। इसकी ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर क्या निशानी है कि ये ग्रोइंग ये ओवरी के अंदर हो रहा है। ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर जो एग सेल होता है ना वो मियोसिस कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। ये देखें, ये प्राइमरी ओसाइट अब मियोसिस वगैरह कंप्लीट कर रहा है। इसकी फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ना वो बन चुकी हुई है, और देखते ही देखते ये एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मैच्योर फॉलिकल ये काफी बड़ी बड़ी बन रही है टाइम, क्योंकि जगह कम है बच्चों। ये एक मैच्योर फॉलिकल है। मैच्योर फॉलिकल के अंदर ये जो अब मौजूद है ना, दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट। मैच्योर फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन है जी? प्राइमरी ओसाइट मौजूद है। ये मैंने आसान सा करके लिख दिया। फिर ये ग्रोथ होती है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, और मैच्योर फॉलिकल के अंदर कौन मौजूद है? सेकेंडरी ओसाइट। यहां तक आपको समझ आ जानी चाहिए। ये मैच्योर फॉलिकल है। मैच्योर फॉलिकल के बाद क्या होगा? मैच्योर फॉलिकल के इधर यहाँ पे जो ग्रोइंग फॉलिकल होते हैं उनके ये फॉलिकुलर सेल्स भी हैं जिनके अंदर एग सेल पड़ा हुआ है। अब मैच्योर फॉलिकल यहां आके एग सेल को रिलीज करेगा, एग सेल को रिलीज कर देगा। अब ये मैच्योर फॉलिकल एग सेल को रिलीज करने लगा है। इसका सारा जो बाकी का पोर्शन होता है, फ्लूइड जो होता है, वो एक तरफ आ जाता है, और सेकेंडरी ओसाइट दूसरी तरफ मौजूद है। अब ये बच्चों सेकेंडरी ओसाइट को यहां से रिलीज कर देगा। जब ये रिलीज करेगा, यहां आके ये रिलीज कर देगा इस तरह से। ये इसने रिलीज कर दिया। दिस वॉज द एग सेल। ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया है। अब ये जो बाकी का फॉलिकल बचा है, इसके साथ क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये रिलीज हो जाएगा, लेकिन यहां तक आते आते काफी चीजें हो चुकी होंगी, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा आपको FSH ने प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, और काफी ज्यादा फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं। वो सारे एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। एक बच जाता है, वन फॉलिकल कंटिन्यू करता है। बाकी के जो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल आर्टरेजिया के मदद से खत्म हो जाते हैं। आर्टरेजिया ये कहते हैं ब्रेक डाउन को। यानी अगर 50 थे ना, 50 एक वक्त में स्टिमुलेट हुए थे, तो 50 में से जो 49 होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे। एक इस तरह से डिवेल्प होकर ग्रोइंग और मैच्योर फॉलिकल की फेज तक पहुंच पाएगा। बच्चों जिस वक्त ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा था ना, उसी वक्त एक और हार्मोन आएगा, एस्ट्रोजन। ये रिलीज होता है ओवरी से। FSH कहां से रिलीज हुआ? ये MCQ में याद रखने हैं आपने। ये रिलीज हुआ फ्रॉम पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के भी एंटीरियर पार्ट से। एस्ट्रोजन रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी। ये ओवरी का अपना हार्मोन है। ये क्या करता है? जब ये प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में डिवेल्प हो रहा था, एस्ट्रोजन ने क्या किया? यूट्रस को तैयार करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही यूट्राइन साइकिल भी स्टार्ट हो गई। यूट्रस को तैयार करने के लिए उसने उसकी वेस्कुलराइजेशन, यानी उसके अंदर
ब्लड वेजल्स आना स्टार्ट हो गई, वेस्कुलराइजेशन, और उसको थिक करना स्टार्ट कर दिया, थिकनिंग। वो भी मैं अभी आपको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करवाऊंगा। यानी साथ वेस्कुलराइजेशन और थिकनिंग, यूट्रस भी जो कि दूसरी साइड पर है वो तैयार होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसका मतलब एक हार्मोन क्या कर रहा है, एग सेल को डेवलप करा रहा है, दूसरा हार्मोन ओवरी से निकलकर यूट्रस को डेवलप करा रहा है। जब एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है और कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का बढ़ जाता है, तो तीसरा हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन आता है और ये क्या करता है, ये सबसे पहले देखता है कंडीशन क्या है। एफएसएच और एस्ट्रोजन जो है ना ये इनहिबिटरी है, एफएसएच कम हो जाता है एस्ट्रोजन के ज्यादा होने से, ताकि मजीद कोई फॉलिकल स्टिमुलेट ना हो, जो स्टिमुलेट हुआ है इसको एंड तक कामयाबी से पहुंचा दे। सो मजीद फॉलिकल्स को स्टिमुलेट होने से, पकने से रोकने के लिए एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तो एफएसएच का कम हो जाएगा, ताकि मजीद पीछे से कोई हार्मोन ना आए। तो इस वक्त एलएच रिलीज होगा। एलएच क्या करवाएगा, ये उस पके हुए फॉलिकल में से एग सेल को रिलीज करवा देगा। सो एग सेल रिलीज होकर कहां से चला जाएगा, ये अब एंटर हो जाएगा ओविडक्ट के अंदर एंड वेट फॉर द स्पर्म। तो सेकेंडरी ओसाइड, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइड इज कॉल्ड ओवुलेशन फ्रॉम द ओवरी एंड फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल। अब ये जो रिलीज हो गया सेकेंडरी ओसाइड, पीछे क्या बचा, पीछे ये एक येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है फॉलिकल। यानी ये जाया नहीं होता, जो फॉलिकल होता है बगैर एग के वो कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग इज इनटू द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्पस ल्यूटियम ये क्या है, ये वही फॉलिकल है, ये वही फॉलिकल है जिसने एग सेल रिलीज कर दिया, अब ये क्या बन गया, अब ये कार्पस ल्यूटियम बन गया। ये एक येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है एंड इट विल रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम, पहले तो ये एम्पिटी फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम बनने से पहले ये एम्पिटी फॉलिकल है। ये आपको और आसान कर देगा समझने के लिए, एम्पिटी फॉलिकल है। एम्पिटी फॉलिकल फिर एक प्रॉपर येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम बेसिकली वही फॉलिकल है जो फॉलिकल एग को रिलीज कर चुका है, और जब ये कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो ये रिलीज करना स्टार्ट करेगा प्रोजेस्टेरोन, चौथा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम का अपना हार्मोन है, इसका मतलब ये ओवरी का हार्मोन है। तो ये ओवरी का हार्मोन प्रोजेस्टेरोन ये भी एंडोमेट्रियम को प्रॉपरली तैयार करता है। व्हाट इज एंडोमेट्रियम, यूट्रस की अंदर वाली वॉल, उसको प्रॉपरली तैयार करता है, उसको थिक करना स्टार्ट कर देता है, और थिक करने के बाद उसको रिसेप्टिव बनाता है। ठीक है, मेक्स या प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन बड़ा ही प्यारा वर्ड मैं लिख रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन करता है ताकि वहां पे इंप्लांटेशन के लिए जगह वगैरह बन जाए। सो देखो 4 हार्मोन्स हैं, 2 पिट्यूटरी से आए हैं, 2 ओवरी के अपने हार्मोन हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा ना, ये प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को तैयार करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो भी समझा दूं कि किस तरह यूट्रस की जो थिकनेस होती है वो बढ़ती है। ये डे 1 है और ये डे 28 है। आमतौर पर ये साइकिल 28 डेज का होता है। सबसे पहले बल्कि ये बाद में समझाता हूं, ये यहां तक आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर ये बताऊंगा वरना मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, उसने सपोज कर लें 50 फॉलिकल्स को बच्चों स्टिमुलेट कर दिया। 50 तो एग नहीं चाहिए डेवलप होने के लिए, हमें एक चाहिए। 50 में से एक कंटिन्यू करता है डेवलपमेंट के लिए, बाकी मर जाते हैं क्योंकि कंपटीशन होता है, एक डेवलप होता है। तो ये एक की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट डेवलप हो रहा है।
प्राइमरी ओसाइट जब डेवलप हो रहा होता है तो साथ दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन, ओवरी का अपना हार्मोन रिलीज होता है, वो साथ ही यूट्रस की तैयारी स्टार्ट कर देता है, यूट्रस की तैयारी स्टार्ट कर देता है, स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम को और वेस्कुलराइजेशन करता है। वेस्कुलराइजेशन मीन उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, ब्लड का बहाव बढ़ाता है, उसकी मोटाई को बढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद एस्ट्रोजन मैंने बताया एफएसएच के इनहिबिटरी भी है। एस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने की वजह से एफएसएच का कम हो जाता है। उल्टा हो गया, ये ऐसे लिखना चाहिए, आप लोग भी ऐसे लिख लें। बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन का लेवल एफएसएच के लेवल को कम भी कर देता है। ये एफएसएच के लेवल के कम होने से तीसरा हार्मोन रिलीज होता है एलएच फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, और ये उस पके हुए फॉलिकल में से एक सेल को रिलीज करवा देता है जो कि अभी सेकेंडरी ओसाइट तक ही डेवलप हुआ था, मेटाफेज 2 तक डेवलप हुआ था। हो गई जी। अब ये एक सेल सेकेंडरी ओसाइट की शक्ल में ओविडक्ट में आ गया। अब ये वेट करता है स्पर्म का। जिस फॉलिकल ने सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर दिया वो फॉलिकल भी काम की चीज बन जाती है। वो फॉलिकल पहले तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, और उसने एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाना शुरू किया जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रॉपरली तैयार करता है यूट्रस की वॉल को, मजीद थिक करता है। अगर अब 2 केसेस हैं, 5वें स्टेप में अब 2 केसेस हैं, 5वें स्टेप में 2 केसेस हैं, ठीक है। फाइनली मेंस्ट्रुएशन कब होगी उसको समझने के लिए 2 केसेस हैं। केस नंबर 1 जो है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, बल्कि यहां पे मेंस्ट्रुएशन नहीं लिखना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए फर्टिलाइजेशन। अगर तो ओविडक्ट में बच्चों स्पर्म आ जाए, पोज कर लें, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो जो एग सेल था ना सेकेंडरी ओसाइट, ये स्पर्म के साथ मिलकर जायगोट में कन्वर्ट होगा, इसकी पोलर बॉडी साइड पे निकल जाएगी और ये जायगोट एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जाके यूट्रस जो कि तैयार हो चुकी हुई है पिछले स्टेप में, वहां जाके इम्प्लांट हो जाएगा। सिंपल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तब क्या होगा? ये रोल है असल में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा? कार्पस लूटियम बेकार, किसी काम का नहीं है। प्रोजेस्टेरोन वो सिक्रीट कर रहा है ना, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, किसी काम का नहीं है। एंडोमेट्रियम जिसको तैयार किया, जिसको प्रिपरेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर किया, थिक किया, वेस्कुलराइज किया, बेकार है, बेकार है। एस्ट्रोजन बेकार है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन बेकार है। जो कुछ भी इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपरेशंस की गई थी वो सारी बेकार है। यस और नो? अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर तो ये इजी है। स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के साथ मिलेगा, जायगोट बन जाएगा, इसकी भी जो रहती थी डेवलपमेंट वो स्पर्म के साथ मिलने के बाद पूरी हो जाएगी। जब स्पर्म एग सेल में पेनिट्रेट होता है ना तब पूरी हो जाएगी, और पोलर बॉडी इसमें से बाहर निकल आएगी। वो एक साइड पे कर दे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जितना मटेरियल फीमेल की बॉडी में तैयार हुआ, उसकी यूट्रस तैयार हुई, थिक हुई, ब्लड वेसल्स आई बीच में, वेस्कुलराइजेशन हुई, जो है कार्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू किया, ये सब बेकार है। जब ये सारी चीजें बेकार हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती ना, तो ये सारा जो सेल डेब्रिस है वो बॉडी से निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये क्या है? रिलीज ऑफ सेल डेब्रिस, रिलीज ऑफ सेल डेब्रिस विद ब्लीडिंग। खून वगैरह और ये जो सारा कचरा मचरा बन गया
अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये सारा रिलीज़ हो गया। इस काम के लिए 3 से 7 दिन इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ फीमेल में मुख्तलिफ होता है। जो कुछ बॉडी के अंदर तैयार हुआ था ना नया एम्ब्रियो डेवलप करवाने के लिए, नए ऑर्गेनिज्म की पैदाइश के लिए, वो सारा कुछ बेकार है, वो सारा कचरा है। डेब्रिस का मतलब कचरा है। उसको निकालने के लिए 3 से 7 दिन लगेंगे और जिस टाइम ये निकल रहा होगा ना उसी वक्त ही नया फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो सारा कुछ रिलीज हो रहा है मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस, ये लास्ट पे होगा और ये साइकिल के स्टार्ट पे भी होगा, क्योंकि जिस टाइम नया फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है उस वक्त ये मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है, पुराना ज़ाया हो रहा होता है और नया डेवलप हो रहा होता है। यानी ये अल्लाह का निज़ाम है। ओके हो गया। अब मैं आपको ग्राफ्स थोड़े से बता दूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो पहला ग्राफ मैं आपको बता देता हूं किस चीज का, किस चीज का बताएं, एस्ट्रोजन का ग्राफ बता देते हैं। बल्कि वो तो आपको पता है। डायरेक्टली आपको मैं ग्राफ बता के, जो आपकी बुक में बना हुआ है, जो आपकी बुक में बना हुआ है वो है थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये देखें बच्चों, ये थिकनेस है। यहाँ पे आपको ना गाढ़ा गाढ़ा नजर आ रहा होगा, अजीब सा कुछ नजर आ रहा होगा। ये टूटना स्टार्ट हो गई है। ये डे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये डे नंबर 28 है। 28 डे पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई थी। ये बच्चों दोबारा से एंडोमेट्रियम पतली हुई और पतली होने के बाद दोबारा से वो डेवलप होना स्टार्ट हुई। डेवलप होती 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 14th डे पे जाके ये रिसेप्टिव हो गई और अब ये मजीद थिक हो रही है। इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी आपको जो है ना वो नजर आएंगी। इसके अंदर ब्लड वेजल, ये थिकनेस है। ये बच्चों थिकनेस है। ये क्या है बच्चों? थिकनेस। और यहाँ पे ये मैक्सिमम थिक हो गई है। 26th डे पे जाके ये मैक्सिमम थिक हो जाती है। अगर यहाँ पे वो नहीं आया, क्या नाम है, स्पर्म नहीं आया, तो ये मज़ीद डीजनरेट होना स्टार्ट होगी। अब यहाँ से जो डीजनरेशन स्टार्ट हुई है 28th डे से लेके वो तकरीबन 1 2 3 4 5 डिफरेंट डेज तक चलती है। दोबारा से फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान आपकी बुक में एक और फ्लो भी बना हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि डेवलपिंग फॉलिकल, ये डेवलपिंग फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, ये मैच्योर फॉलिकल है और यहाँ पे फिर ये फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देता है। ये ओवुलेशन हो गई। ओवुलेशन के बाद वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हुआ। कार्पस लूटियम के बाद वो खुद भी एंड पे डीजनरेट हो गया। सो ये फॉलिकल की स्टेजेस भी आपको यहाँ पे बताई हैं। ये स्टेजेस है ओवराइन की। ओवराइन की ये स्टेजेस हैं कि ओवरी में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये नीचे वाली स्टेज ये यूट्राइन स्टेजेस हैं कि यूट्रस में क्या चल रहा है। तो आप देख लें, डे 1 से डे 28 के दरमियान 14th डे नॉर्मली होता है जब ये ओवुलेशन हो जाती है और एग सेल रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त सेल का डेब्रिस, कचरा और ये जो मोटाई कम हो रही थी, उसी दौरान एक नया प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होने लग गया। मतलब FSH भी आ गया और मेंस्ट्रुएशन अभी चल रही है। मेंस्ट्रुएशन अभी चल रही है। सो ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, किसके आने से क्या हुआ और किसके आने से क्या नहीं हुआ। सो ये ओवरी के अंदर चल रहा है इस तरह से, और इसके साथ ये जो है ना, ये स्टार्ट पे काम कर रहा होता है यहाँ पे एस्ट्रोजन और यहाँ पे काम कर रहा होता है प्रोजेस्टेरोन। इसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन निकलता ही इससे है, कार्पस लूटियम से है। तो वो यहाँ पे ये वाला जो तैयार करना है ना एंडोमेट्रियम का, वो प्रोजेस्टेरोन ने किया है। इनिशियल इसकी जो एंडोमेट्रियम की तैयारी थी वो एस्ट्रोजन ने स्टार्ट कर दी थी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
काफ़ी जो है ना मैंने डीपली आपको जाके ये लेक्चर दिया और बहुत आसान अल्फाजों में लेक्चर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छा समझ आया। किस किस को समझ आ गया बच्चों? किस किस को समझ आ गया? हाँ जी भाई जल्दी से बताओ किस किस को समझ आ गया। इतने हिस्से को आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये बच्चों मेंस्ट्रुएशन का फेज है। इसके बाद नेक्स्ट फेज ये प्रोलिफरेशन का, ग्रोइंग। ग्रोइंग को प्रोलिफरेशन भी कहते हैं, तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ प्रोलिफरेशन। मीन ये जो फॉलिकल है ये प्रोलिफरेट कर रहा है। उसके बाद ये सिक्रीटरी फेज है जिसमें एग सेल रिलीज हो गया और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है मैक्सिमम, ये सिक्रीटरी फेज है। और सिक्रीटरी फेज के बाद दोबारा से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है एंड वाले उसमें, ठीक है। सो मेंस्ट्रुएशन एंड वाले टाइम में स्टार्ट होती है और ये शुरू वाले टाइम के अंदर भी बाकी रहती है। ये 4 वर्ड्स भी आप याद कर लें, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन पर एंड हुआ और मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही मेंस्ट्रुएशन हो रही थी साथ ही प्राइमरी फॉलिकल भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। जब रुक गई तब वो प्रॉपर प्रोलिफरेट होके मैच्योर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी बच्चों, और कोई जल्दी से बात बता दें। बेटे वो जो प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बनता है ना, उसके 2 हिस्सों का नाम है कोरोना रेडिएटा, वो जो मुकम्मल बाहर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं, और जूना पेलुसिडा एक लेयर होती है जो कि लेयर कह लें या एरिया कह लें अराउंड दी सेकेंडरी ओसाइट। हाँ जी बच्चों क्लियर है? चले अब मुझे बताएं, आपने एमसीक्यूज किस किस्म के याद करने? एमसीक्यूज आएंगे कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे रिलीज हुआ, कौन से डे पे हार्मोन जो है ना वो ज्यादा एक्टिवेट हुआ और कौन से डे पे हार्मोन कम एक्टिवेट हुआ, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आपको पता है इस दौरान मैक्सिमम काम कर रहा है, ये चीजें आपकी जो है ना एमसीक्यूज में क्लियर है। सर इन फेजेस में सबसे शॉर्ट कौन सी होगी? सबसे शॉर्ट आमतौर पर हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन ही है, ठीक है, क्योंकि कुछ फीमेल में मेंस्ट्रुएशन बहुत कम दिन के लिए होती है, 7 दिन के लिए बहुत कम जाती है, ठीक है। बाकी एक वक्त आएगा, ये हर 28 डेज के बाद कुछ फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन थी, एक वक्त आएगा कि सारे फॉलिकल्स ओवरी में से खत्म हो जाएंगे। सर जो अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज हुआ वो एक्चुअली सेकेंडरी ओसाइट है, जी बिल्कुल सेकेंडरी है। अब मुझे बताएं, हाँ बल्कि मैं बता रहा था जब सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए, मैंने कहा ना लिमिटेड अमाउंट होती है फॉलिकल्स की, हर महीने उसमें से कुछ एक्टिवेट होते हैं, हर महीने उनमें से कुछ जो है ना वो ग्रो करते हैं, हर महीने कुछ कुछ। एक वक्त आएगा 50s की एज में जाके 47 48 की एज पे जाके कि एग सेल खत्म हो गए, खत्म। मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल्स में ये काम चलता रहता है। फीमेल्स में जितने एग थे मैंने बताया वो पैदाइश से ही उतने ही थे, सारे साइड की फॉर्म में थे, वो खत्म हो गए। अब किसको डिवेल्प कराएं? तब मेनोपॉज हो जाता है, अब मजीद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, अब मजीद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। आमतौर पर ये 28 डेज में कंप्लीट होता है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू इमोशंस, ड्यू टू मेल नोरिशमेंट एंड ड्यू टू सम अदर कॉजेस, ठीक है। इन हार्मोन्स को गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, ठीक है, शाबाश। तो लोग कहते हैं जी एग बनते हैं फीमेल, बेटे एग बनते नहीं है, एग्स बनते नहीं है, एग्स ओनली डिवेलप होते हैं, डिवेलप होते हैं। प्यूबर्टी के बाद फीमेल एग सिर्फ डिवेलप होते हैं, बनते कहां पे हैं? वो उसकी पैदाइश से पहले ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट बना के अल्लाह ने ओवरी में रख दिए हैं। उनकी डेवलपमेंट तो एक मरतबा पहले उनकी डेवलपमेंट रुकी हुई थी, वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुई फिर रुक गई, वो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होगी। तो 2 अरेस्ट आपको बताया, एक प्रोफेज 1 पे और दूसरा मेटाफेज 2 पे। प्रोफेज 1 वाला पैदाइश से पहले का अरेस्ट लगा हुआ है और मेटाफेज 2 वाला
प्यूबर्टी के बाद अरेस्ट लगता है और फर्टिलाइजेशन पे वो कंटिन्यू होता है। तो पोलर बॉडीज की तादाद एमसीक्यूज में सम टाइम 3 होती है, सम टाइम 2। सो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फेडरल के मुताबिक 2 पोलर बॉडीज हैं और आपकी बुक के मुताबिक 3। अब आखिरी क्वेश्चन है, पोलर बॉडी बनती क्यों है, उसका काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोलर बॉडी। और हाँ, जो एग सेल्स की फॉर्मेशन आपको मैंने बताई है ना, उसमें भी आपको अमाउंट ऑफ डीएनए पूछा जाएगा। ओगोनिया में 2n है, प्राइमरी ओसाइट में 2n है, सेकेंडरी ओसाइट जो है ना ये 1n होता है, लेकिन इसके क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड ही होते हैं, इसलिए इसकी अमाउंट ऑफ डीएनए जैसे मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ाया था। ठीक है, चलें, पोलर बॉडी का काम क्या है, यस, सिर्फ क्रोमोसोम्स को इक्वली सेग्रीगेट कर देना, आधे क्रोमोसोम अपनी तरफ ले जाए। अमाउंट ऑफ डीएनए के कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए आपसे क्वेश्चन है ओगोनिया में कितना है, तो आप कहेंगे 2n है। लेकिन अगर कंपेयर करें ओगोनिया को किसके साथ, प्राइमरी ओसाइट के साथ, प्राइमरी ओसाइट, तो बताओ सेम है, हाफ है या इक्वल है अमाउंट ऑफ डीएनए। ओगोनिया बच्चों 2n है और प्राइमरी ओसाइट भी 2n है। हाँ जी, प्राइमरी ओसाइट भी 2n है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए सेम होगा, आधा होगा या 1/4 होगा। हाँ जी, कितना होगा, शाबाश, सेम होगा। फिर अगर प्राइमरी ओसाइट का कंपैरिजन करें, प्राइमरी ओसाइट का कंपैरिजन करें जस्ट ओवुलेशन के वक्त, ओवुलेशन के वक्त जो एग है जो जिस शक्ल में है तब क्या होगा, ओवुलेशन यानी एग रिलीज हुआ है, अभी अभी रिलीज हुआ है। बच्चे यही समझते हैं कि एग पूरा रिलीज हुआ है, नहीं, आपने देखना है जी सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है। सो प्राइमरी ओसाइट 2n है और ओवुलेशन के वक्त 1n है। ओवुलेशन के वक्त वो क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, लेकिन 1n है, अब हाफ होगा। अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर ओवुलेशन नहीं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब बताएं, अब अमाउंट ऑफ डीएनए एग की कितनी है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी ओसाइट। हाँ जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन का बताएं और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हाँ जी बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ जी शाबाश, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 1/4 हो जाएगी, क्योंकि एक मर्तबा फिर उसकी डिवीजन कंप्लीट होगी जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होनी थी। हाँ जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग सेल में 1/4 हो जाएगी। और जब फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियस मिल जाएंगे, दोनों के स्पर्म और एग के न्यूक्लियस जब मिल जाएंगे ना, फिर वो दोबारा से 1/2 हो जाएगी, और फिर जब रेप्लिकेशन होगी एस फेज में तो दोबारा से सेम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले 1/4 थी है, न्यूक्लियस के मिलने से पहले, पहले न्यूक्लियस मिल गएंगे तो फिर वो सारी बात है, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो न्यूक्लियस नहीं मिले लेकिन फर्टिलाइज। सो ये अमाउंट ऑफ डीएनए के एमसीक्यूज थे, आप लोगों ने कर लेना इंशाल्लाह। बेटे जब ये एग सेल है, एग सेल में स्पर्म आया, ये स्पर्म है, ठीक है, तो एग सेल इस वक्त मजीद टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये एग रह गया और पोलर बॉडी निकल गई, पोलर बॉडी साइड पे निकल गई। अब ये एग सेल न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस मिलेंगे तो ये दोबारा सेम होगा। ठीक है, बता दिया 1/4 कैसे। सो स्पर्म के आने पे, स्पर्म के मिलने से वो न्यूक्लियस एग का डिवाइड होकर पोलर बॉडी निकाल देता है अपनी जो रह गई थी। नहीं बच्चों, यहां तक क्लियर है इंशाल्लाह। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।